वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टेक्निक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन या फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का ही एक टाइप है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन? पहले इसके नाम को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? फ्लोरेसेंस एक तरीके की लाइट है जो एमिट आउट हो रही होती है। ठीक, ये हो गया फ्लोरेसेंस। चमक के साथ दिखाई देगी वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्रोमोसोम्स जो है वहां से लाइट निकल रही है। इन सीटू का मतलब होता है इन देयर ओरिजिनल प्लेस, मतलब जहां पे क्रोमोसोम हुए, जैसे कि यानी कि सेल के अंदर अगर हम चेक कर रहे हैं या टिश्यू के अंदर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर ही हम देख सकें, यानी कि उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे उसकी ओरिजिनल प्लेस है वहीं पे उसको चेकआउट किया जा सके, तो फ्लोरेसेंस इन सीटू। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से बाइंड करना। अब आपको पता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी के कारण। कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या मतलब क्या हो गया? एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, गुएनिन जो है वो साइटोसिन के साथ इंटरैक्ट करता है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, गुएनिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बाइंड करता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में बाइंड कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम आज फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मैकेनिज्म क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। तो आप यहाँ पे पीछे मेरे देख सकते हैं कि कुछ क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये फ्लोरेसेंस लाइट एमिट आउट कर रहे हैं और जहां पे ये होंगे, यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर टिश्यू का जिस टिश्यू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा उस टिश्यू के अंदर हम ये जो फ्लोरेसेंस है वो देख पा रहे हैं, क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अपने जो डिजायर्ड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। चलिए और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए देखते हैं। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल एज सदर्न ब्लॉट एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये समझ में आया कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली सदर्न ब्लॉट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। सदर्न ब्लॉट एनालिसिस। अब देखिए सदर्न का मतलब, सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, पहले तो यहाँ पे ये समझना चाहिए। मैं आपको दो शब्द बताता हूं जिससे आपको ब्लॉटिंग का सारा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दो टर्म्स याद रखिए। एक टर्म है स्नो, SNOW, और दूसरा टर्म है ड्रॉप। देखिए DROP। तो स्नो ड्रॉप, ये दो टर्म अगर आपने अपने पास याद रखे तो आपको ब्लॉटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। कैसे? अब देखिए जैसा कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे है S, तो S का मतलब यहां से आप देख सकते हैं D के साथ इसको कोरिलेट करिए, यानी कि सदर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए के लिए यूज होता है। ठीक, सेम वे में ये जो नॉर्दर्न ब्लॉट है ये किसके लिए यूज होगा? आरएनए के लिए यूज होगा। O से O कैंसिल आउट हो जाएगा और W जो है वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो प्रोटीन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देखें तो नॉर्दर्न ब्लॉट हमने किसके लिए कह दिया? नॉर्दर्न ब्लॉट जो है वो आरएनए के लिए है और मेरा जो वेस्टर्न ब्लॉट है वो है हमारा प्रोटीन के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारी तीन मेजर टाइप के ब्लॉटिंग होती हैं, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है? पहले आप जेल रन करते हैं, उसके बाद जेल का जितना भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितने भी बैंड्स होते हैं, मैं डीएनए जेल के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक, अब मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डीएनए फ्रैगमेंट हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये डीएनए फ्रैगमेंट इस जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। यही बेसिकली प्रिंसिपल होता है सदर्न ब्लॉट एनालिसिस का। यहां पर भी हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज सदर्न ब्लॉट एनालिसिस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस टेक्निक के अंदर भी व्हाट वी आर डूइंग इज, इस टेक्निक में भी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या डीएनए फ्रैगमेंट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, हम उसको ढूंढ सकें इन अ
बहुत सारे जब फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए है उसमें हम ढूंढ सकें कि यस हमारा जो डिजायर्ड डीएनए का फ्रैगमेंट है वो उसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। यही प्रिंसिपल सदर्न ब्लॉट एनालिसिस का है, यही प्रिंसिपल जो है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन का है। बस क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और तो और हम यहाँ पे इन द ओरिजिनल प्लेस ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट हम वहीं पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए ये सदर्न ब्लॉटिंग से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग में पहले आपको डीएनए क्या करना पड़ता है, वहां से आइसोलेट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली टिश्यू के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ये खास बात हो गई। नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं, एबिलिटी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू एनील टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसी को तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के बारे में आपसे बात की थी। तो ये क्या चीज है, यही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि एक डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी के कारण दूसरे डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है। जैसे कि अगर ये स्ट्रैंड है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जरा देखिए ये इस तरीके से कुछ होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमीन होगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हमें नजर आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे। तो जैसे ये दोनों फ्रैगमेंट कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से एक दूसरे से बाइंड करते हैं, यहां पर भी हम अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को या अपने फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी और डिटेल आपको आगे पता चलेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहां पे हमारा टारगेट है न्यूक्लियर डीएनए ऑफ इंटरफेस स्टेज और मेटाफेज स्टेज। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे हम किस चीज के अंदर अपने इंटरेस्ट का डीएनए ढूंढ रहे होते हैं, किस चीज के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। बेसिकली जब इंटरफेज चल रहा होता है या जब मेटाफेज चल रहा होता है, सेल के डिवीजन का ये फेजेस हैं, अगर इंटरफेज या मेटाफेज चल रहा होगा तो उस दौरान जो डीएनए मौजूद रहता है वो डीएनए हमारा टारगेट है। उसी डीएनए के अंदर से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि यस माय जीन ऑफ इंटरेस्ट या माय डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट और नॉट। ये चीज यहां पे है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक, तो प्रिंसिपल इज बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए प्रोब to denature DNA of metaphase chromosome. तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ फ्लोरोसेंट लेबल्ड डीएनए प्रोब टू डीनेचर डीएनए ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक आपने देखा ही होगा कि एक जैसे कि सीआईडी की टीम होती है, आप सभी लोगों ने सीआईडी के एपिसोड्स देखे होंगे। सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न हैं और आपके इंस्पेक्टर दया हैं, इंस्पेक्टर अभिजीत हैं, या बहुत सारे लोगों को ब्रेक दिया है सीआईडी ने, मैं तो ये मानता हूं। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए प्रोब, तो हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि हम जो हमारा जो सीआईडी का आदमी है, सपोज करिए कि इंस्पेक्टर दया है, जो इंस्पेक्टर दया है वो एक तरीके के प्रोब हैं। वो क्या कर रहे हैं, प्रोबिंग कर रहे हैं। प्रोबिंग का मतलब ढूंढना, किसको ढूंढ रहे हैं, जो एक्चुअल में जो कातिल है उसको ढूंढ रहे हैं, जो एक्चुअल में मर्डरर है उसको ढूंढ रहे हैं। अब सस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा किसी भी सीआईडी के एपिसोड के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सस्पेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मर्डरर सिर्फ एक होता है। तो जो इंस्पेक्टर दया हैं वो जो प्रद्युम्न सर हैं उनके इशारों पे चल रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअली मर्डरर कौन है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे पूरा का पूरा खेल क्या है, खेल ये हो रहा है कि इंस्पेक्टर दया को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी की तरीके से करेंगे, क्योंकि जो इंस्पेक्टर दया है उनका जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो एकदम कॉम्प्लीमेंटरी है किसके, जिसको वो ढूंढ रहे होंगे। तो जैसे ही ये पहुंचेंगे यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी और ये ढूंढ लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए। अब फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए का क्या मतलब होता है, ये जो प्रोब होगा ना, ये जो प्रोब का मतलब क्या है, छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट जिसके जो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि जैसे कि ये
वो डीएनए फ्रैगमेंट है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये हमारा जो मैंने प्रोब बनाया था, तो ये मान लीजिए ये छोटा सा प्रोब जैसे यहाँ पे बाइंड कर गया करके। अब ये प्रोब जो है ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कलर का बना दिया, वाई बिकॉज इट इज फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। ये यहाँ से फ्लोरोसेंस शो कर रहा होगा जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू। आपके बेसिकली हम और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये देखिए हाइब्रिडाइज कर गया, दैट मीन्स अगर ये हाइब्रिडाइज करने के बाद फ्लोरोसेंस शो करने लगा तो हमें ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये जो मेरा डीएनए फ्रैगमेंट था वो ग्रुप ऑफ फ्रैगमेंट्स या जो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स मौजूद थे वहां पे उनमें से था कि नहीं था। अगर प्रोब यहाँ पे बाइंड कर रहा होगा तो डेफिनेटली मेरा ये फ्रैगमेंट मान लीजिए एक्स है, ये एक्स फ्रैगमेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा। अगर प्रोब नहीं बाइंड कर पा रहा होगा तो दैट विल डेफिनेटली मीन कि मेरा एक्स फ्रैगमेंट वहां पे मौजूद नहीं है। ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब एक बात और यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो प्रोब होना चाहिए वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होना चाहिए, एक बात यहाँ समझ में आ गई। नेक्स्ट, एंड दिस फ्लोरोसेंटली लेबल्ड जो प्रोब है दिस विल बी बाइंडिंग टू डीनेचर्ड डीएनए ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो डीनेचर्ड डीएनए का मतलब क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कभी भी बाइंडिंग नहीं होगी प्रोब की, याद रखिएगा। यहां पर भी देख सकते हैं कि मैं हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही बाइंड करवा रहा हूं प्रोब से। क्यों? क्योंकि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो वो ऑलरेडी बाइंडेड है, प्रोब के साथ कैसे बाइंड करेगा। तो हमें पहले ये इंश्योर करना है कि मेरा जो टारगेट डीएनए है वो डीनेचर्ड फॉर्म में होंगे, तभी मेरा प्रोब जाकर के वहां से बाइंड करेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, डीनेचर्ड डीएनए ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक, तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, पहली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Probes can also be labeled with radioisotope। अब देखिए प्रोब को हमें पहचानना है ना, प्रोब को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोब के पास फ्लोरोसेंस हो सकता है, एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, चाहे तो आप प्रोब को रेडियो लेबल कर सकते हैं। रेडियो लेबल करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी शो होगी, फ्लोरोसेंटली लेबल करेंगे तो फ्लोरोसेंस शो होगा। दोनों ही चीजें की जा सकती हैं, लेकिन आज के समय में फ्लोरोसेंट डाइज जो है वो ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि बेसिकली इनके पास सेंसिटिविटी होती है और ये रिजोल्यूशन भी बढ़िया कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी अक्सर नुकसानदायक भी है, तो आप ज्यादातर लैब्स में रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रोब जरूरी नहीं है कि डीएनए ही हो, प्रोब डीएनए के साथ साथ आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए और डीएनए भी बाइंड करते हैं और डीएनए और आरएनए भी बाइंड कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो इसी का फायदा यहाँ पे हम उठा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोब जो मेरा है वो डीएनए प्रोब भी हो सकता है और आरएनए प्रोब भी हो सकता है। तो मैं अगर आप डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो अगर ये मेरा एक फ्रैगमेंट है, सपोज करिए कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये फ्रैगमेंट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रोब यूज कर रहा हूं कोई भी, तो प्रोब यहाँ पे चाहे तो हमारा ये डीएनए प्रोब भी हो सकता है और चाहे तो मेरा यहाँ पे ये आरएनए प्रोब भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी प्रोब ले लीजिए। यहाँ पे बस ये क्या बात यहाँ पे खास होनी चाहिए कि इट शुड बी फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होना चाहिए। तो ये इधर भी बाइंड कर जाएगा और ये इधर भी बाइंड कर सकता है, दोनों जगह बाइंड कर सकता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये हो गया मेरा डीएनए प्रोब और ये मेरा हो गया आरएनए प्रोब। प्रोब शब्द कहां से आया है, प्रोबिंग से आया है। प्रोबिंग का मतलब टू फाइंड आउट, ढूंढना, पता लगाना। ठीक है, तो ये प्रोब क्या कर रहा है, पता लगा रहा है। किस चीज का पता लगा रहा है, इस फ्रैगमेंट का, कि वेदर माय फ्रैगमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। अगर फ्रैगमेंट प्रेजेंट है तो ये फ्लोरोसेंस शो करने लगेगा, नहीं प्रेजेंट है तो फ्लोरोसेंस नहीं शो कर पाएगा, वहां पे कुछ भी हमें लाइट या रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट प्रेजेंट नहीं है। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब ये जो फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी लेबलिंग किस तरीके से होती है। देखिए इसकी लेबलिंग जो है वो दो तरीकों से की जा सकती है। किसकी लेबलिंग की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली जो हमारा प्रोब है वो किस तरीके से उसको लेबल किया जा सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए दो तरीके की लेबलिंग है, एक तो डायरेक्ट लेबलिंग है और दूसरी हो गई यहाँ पे इनडायरेक्ट लेबलिंग। तो डायरेक्ट लेबलिंग में क्या हो रहा है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर। दैट मीन्स यहां पे अगर मान लीजिए कि ये मेरा डीएनए फ्रैगमेंट है जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो यहां पे जो मेरा प्रोब होगा वो ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स जो उसके होंगे वो लेबल्ड ही होंगे। ठीक है,
तो अगर मैं जैसे कि यहां पे करूं, यहां पे जो मेरा प्रोब जैसे कि बाइंड कर रहा है, सपोज ये जो प्रोब है इसके न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलरेडी लेबल्ड। न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, ठीक है, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे इसके न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इनडायरेक्टली बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स, यहां पे देखिए ये इनडायरेक्ट है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर्स कंटेनिंग अ रिपोर्टर मॉलिक्यूल। यहां पे देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है डायरेक्टली वाले की तरीके से, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स के पास एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोब है, इस प्रोब के जो न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे मौजूद हैं इनके ऊपर एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिपोर्टर मॉलिक्यूल, रिपोर्टर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अब ये जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल है ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए मॉलिक्यूल की तरीके से काम कर सकता है। ये यहाँ पे अब आप यहाँ पे इसको किसी भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप अगर कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल देंगे तो ये जाकर के अटैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स मेरे फ्लोरोसेंटली लेबल्ड थे और यहाँ पे डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स लेबल्ड ना होकर के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल लेबल था जो फ्लोरोसेंस को अपने साथ बाइंड कर सकता था या फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता था। यहां डायरेक्ट है, यहां पे इनडायरेक्ट है। ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाता हूं। देखिए ये डायग्राम है आपका। अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबलिंग क्या है और इनडायरेक्ट लेबलिंग कौन सी है, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा प्रोब है। अब इस प्रोब को देखिए, ये बेसिकली आपकी हो गई इनडायरेक्ट लेबलिंग, ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट। क्यों सर इनडायरेक्टली क्यों है? तो देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रोब था और ये प्रोब यहाँ पे क्या है, अभी इसको डबल स्टैंडर्ड बना रखा है, बट डबल स्टैंडर्ड तो चलेगा नहीं, हमने इसको भी सिंगल स्टैंडर्ड किया। देखिए ना तो आपका जो टारगेट है वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना ही प्रोब डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो प्रोब को यहां पे क्या किया गया, डी नेचर किया गया, ठीक, डी नेचर कर दिया। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। अब ये अपने टारगेट के साथ जाकर के बाइंड कर रहा है। अब देखिए टारगेट के साथ बाइंड कर रहा है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये इसका जो रिपोर्टर मॉलिक्यूल है वो है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ये हैप्टेन बना करके रखा हुआ है और ये ग्रीन कलर वाला फ्लोरोफोर है और ये हैप्टेन है। तो देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रिपोर्टर मॉलिक्यूल या हैप्टेन कह सकते हैं। ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल हो गया। अब ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल या इसी को हम हैप्टेन कह देते हैं, हैप्टेन मैं लिख दे रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये प्रोब जो है वो जाकर के बाइंड कर गया डीएनए, टारगेट डीएनए से, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फ्लोरोफोर यहाँ पे आकर के जुड़ गया। अब ये जो है ये फ्लोरोसेंस शो करने लगेगा। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट लेबलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या हो गई, डायरेक्ट लेबलिंग के बारे में देखते हैं। तो अब डायरेक्ट लेबलिंग में क्या होगा, डायरेक्ट लेबलिंग में क्या होगा, डायरेक्ट लेबलिंग में क्या है कि यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वही फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे। तो डायरेक्ट लेबलिंग में देख सकते हैं कि आप न्यूक्लियोटाइड्स आर, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड यहां पे होंगे दे विल बी फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड यहां का फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, पहले से ही, शुरू से ही दे आर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। अब ये क्या है, ये हमारा टारगेट। अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहां पे डायग्राम दिखाया गया है। यहां पे देखिए ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर हमारे क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, चाहे टिश्यू के अंदर हो चाहे जिस भी तरीके से हो। अब यहाँ पे ये टिश्यू के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो मौजूद हैं, इनको किसी तरीके से हमने यहाँ पे डीनेचर किया। डीनेचर करने के बाद यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा आपका फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का ओवरव्यू हो गया। कुछ चीजें और बतानी है वो भी देख लेते हैं, समझते चलते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब टू द क्रोमोसोमल डीएनए, ये चीज यहां पे इधर अटैच कर देनी चाहिए। ये क्रोमोसोमल डीएनए मेरे ख्याल से लिखते हुए उधर हो गया है। तो पोजीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब टू द क्रोमोसोमल डीएनए इज विजुअलाइज्ड बाय फ्लोरोसेंट सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि जब बाइंडिंग होगी प्रोब और टारगेट की तो फ्लोरोसेंट सिग्नल होगा जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एट अ टाइम एक ही फ्रैगमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं, आप अगर मल्टीपल प्रोब्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल अगर आप प्रोब यूज कर लें तो आप मल्टीपल डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मल्टीपल डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग डिफरेंट प्रोब्स। अलग अलग प्रोब्स का इस्तेमाल करके आप अलग अलग फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी टेक्निक को आप जो ये टेक्निक है फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक है, इसी को हम लोग क्रोमोसोम पेंटिंग भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये आपके विल्सन वॉकर में मेंशन्ड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने जो पढ़ा रहा हूं आपको विल्सन वॉकर से पढ़ा रहा हूं और पाथफाइंडर की बुक है उससे पढ़ा रहा हूं, मेजरली विल्सन वॉकर का है। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, क्रोमोसोमल पेंटिंग की मैंने आपसे बात की थी। अब देखिए अलग अलग क्रोमोसोम्स को अलग अलग कलर से हमने यहाँ पे फ्लोरोसेंटली अटैच, फ्लोरोसेंटली लेबल कर रखा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स जो है वो अलग अलग तरीके से फ्लोरोसेंस शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्रोमोसोम पेंटिंग बोल सकते हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त फोटोग्राफ है ये, मैंने इस रिसर्च आर्टिकल से ये फोटोग्राफ उठाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ये इसका रेफरेंस है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस, जब भी आप फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको सही प्रोब चुनना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सही प्रोब क्या होगा, चॉइस ऑफ द प्रोब, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है उसके स्टेप्स क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप है सेल फिक्सेशन मेथड। सेल फिक्सेशन, सबसे पहले तो आपका जो सेल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्रोमोसोम्स को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो क्रोमोसोम्स को सेल के अंदर ही हमें यहाँ पे चेकआउट करना होगा। तो सबसे पहले तो आप सेल को फिक्स कर लीजिए ताकि सेल इधर उधर मूव ना करे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो सेल फिक्सेशन मेथड, प्री ट्रीटमेंट ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे मैंने सेल का प्री ट्रीटमेंट किया ताकि सेल जो है वो फिक्स हो जाए स्लाइड के ऊपर मेरी। नेक्स्ट पोस्ट फिक्सेशन ट्रीटमेंट, यानी कि फिक्सेशन के बाद का जो ट्रीटमेंट होगा इसको हम लोग सेल परमिएबलाइजेशन बोलेंगे। क्यों भाई सेल परमिएबलाइजेशन क्यों? ताकि हमारा जो सेल हो वो परमिएबलाइज हो जाए, ताकि हमारा जो प्रोब हो वो अंदर जा पाए, उस सेल के अंदर जा पाए, राइट। तो पहला तो सेल को स्टिक करिए स्लाइड के ऊपर, दूसरा सेल को परमिएबलाइज करिए ताकि मेरा प्रोब अंदर जा सके और बाइंड कर सके किसके साथ, हमारे जो टारगेट क्रोमोसोम है उनके साथ। नेक्स्ट एडिशन ऑफ लेबल्ड प्रोब। अब यहाँ पे हम लेबल्ड प्रोब को ऐड कर देते हैं। जो लेबल्ड प्रोब है आपने देख चुके हैं, आप मैंने बताया था कि फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब आप यूज करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बाइंड कर जाएगा किसके साथ, अपने टारगेट के साथ। अब एक्सेस प्रोब को आप वॉश कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सेस प्रोब को हटाएंगे नहीं तो वो प्रोब ऑलरेडी स्लाइड के ऊपर मौजूद रहेगा और आपको फॉल्स सिग्नल देने लगेगा, उसको हमको हटाना है, पूरी तरीके से हटा दीजिए। तो वॉश एक्सेस प्रोब फ्रॉम द सेक्शन। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोब। अब आप हाइब्रिडाइजेशन प्रोब को डिटेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से, या तो फ्लोरोसेंस के थ्रू या फिर रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, मैंने पढ़ाया अभी आपको। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मैं इसको आपको ऑन द लाइटर साइड पूरा इसको समझा सकता हूं कि किस तरीके से हम इसको सीआईडी से रिलेट कर सकते हैं। देखिए एक केस आया है सीआईडी के पास, है ना। तो सीआईडी में सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो एसीपी प्रद्युम्न है। तो जल्दी से इनको कैरेक्टर्स को मार्क कर देते हैं ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर है, दिस इंडिविजुअल इज एसीपी प्रद्युम्न। ठीक, तो ज्यादातर केसेस में एसीपी प्रद्युम्न को पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि यस यही इंडिविजुअल जो है वो कातिल है। ये इनकी पीछे टीम खड़ी हुई है, ये है इंस्पेक्टर दया। ठीक, ही इज इंस्पेक्टर दया, बहुत ही काबिल इंस्पेक्टर हैं और जो प्रद्युम्न सर हैं इनके खास हैं। तो जब भी प्रद्युम्न सर को कुछ लगता है कुछ कि खेला हो रहा है यहाँ पे, तो वो दया से बोलते हैं कि यार कुछ पता लगाओ, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम पता लगाओ, दया पता लगाओ। तो अब दया मेरे यहाँ पे इंस्पेक्टर दया इज इक्वल टू द प्रोब। यहाँ पे दया जी जो है वो प्रोब की तरीके से हैं, ये पता लगाने वाले हैं। किसमें पता लगाने वाले हैं, क्या चीज पता लगाने वाले हैं? बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनको आप क्या कह सकते हैं, सस्पेक्ट्स कह सकते हैं। दीज आर द सस्पेक्ट्स, ये डीएनए फ्रैगमेंट सस्पेक्ट्स हैं। अब दया जो है वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है। आपको पता है दया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक तो वो लात मार करके दरवाजा खोल सकते हैं बिल्कुल बहुत तेजी के साथ, और वो एक ही झापड़ जब मारते हैं तो अगला जो इंडिविजुअल होता है, जो कल्प्रिट होता है, वो सीधे सीआईडी ब्यूरो में जाके गिरता है। ये भी उनकी एक खास बात है।
तो दया के पास दो प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोब के पास मेरी प्रॉपर्टी थी, कैसी, रेडियो एक्टिविटी या फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी थी, तो दया के पास भी दो प्रॉपर्टी है और इन दोनों प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल यहां पे कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने एक को झापड़ लगा दिया है, बिल्कुल लगाने के लिए तैयारी में है। तो अब जैसे ही झापड़ लगाया, फटाक से डिटेक्शन हो जाएगा, तुरंत जो कल्प्रिट है उसको सब याद आ जाएगा, हाँ सर मैं ही कातिल हूं, इस तरीके की कुछ बात यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो ये कहानी होगी। बेसिकली एक लाइटर नोट पे मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं और हम अपना टारगेट डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ पूरा खेल। अब यहाँ पे देखिए एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का पूरा प्रोसेस। यहाँ पे देखिए जल्दी से मैं इसको बता देता हूँ, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट दिस इज अ नाइस डायग्राम, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपका जो ये डीएनए फ्रैगमेंट था, यहां से हमें प्रोब बनाने की जरूरत है। तो प्रोब कैसे बनाएंगे, इसको पहले मैंने डीएनए से कट कर दिया। प्रोब कैसे बनता है वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएनए की मदद से रैंडमली कट कर दिया। तो छोटे छोटे जो हिस्से हैं इसके कट के अलग हो गए। अब यहाँ पे मैं लेबलिंग कर दे रहा हूं, जो कि फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको यहां पे इस्तेमाल किया। तो देखिए ये लेबलिंग हो गई, तो ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका डीनेचुरेशन करा दिया, ये अलग हो गया। अब ये देखिए ये मेरा सेल है, इस सेल के अंदर मेरे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां पे मौजूद है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सबसे पहले डीनेचुरेशन करवाया फॉर्मामाइड के थ्रू 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का डीनेचुरेशन कर दिया। डीनेचुरेशन करने के बाद ये एक डीएनए हो गया, इधर से आपका प्रोब हो गया, या करके जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, अब इस प्रोब के साथ, अब या तो देखिए ये प्रोब जो है इसके साथ हमने फ्लोरोसेंट को ऐड किया। अब देखिए एंटीबॉडीज एंड एंटी डी, ये थोड़ा सा हल्का सा अलग यहाँ पे कर दिया इन्होंने, एंटीबॉडीज और एंटी डीआईजी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक सेल के अंदर आपको फ्लोरोसेंस नजर आने लगेगा इस तरीके का। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू, आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट डायग्राम, ये बेसिकली एक केस स्टडी मैं लेकर के आया हूं, आप इसको समझ करके और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो FISH फॉर बैक्टीरियल पैथोजन आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप किसी बैक्टीरियल पैथोजन को बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस किसी पैथोजन की एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहले क्या करिए, कलेक्ट इन्फेक्टेड टिश्यू सैंपल फ्रॉम द पेशेंट। तो पेशेंट के अंदर से पहले इन्फेक्टेड टिश्यू सैंपल आप आइडेंटिफाई करिए। देखिए यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू उससे हमने सैंपल ले लिया। अब सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, यहां से अब हम क्या करें कि जिस बैक्टीरिया को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री, उसके स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमने प्रोब से आइडेंटिटी बना ली है यहाँ पे। अब क्या किया, नेक्स्ट ट्रीट विद केमिकल, यानी कि केमिकली ट्रीट टिश्यू सैंपल टू मेक द मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल सेल्स परमिएबल। तो उस जितने भी सेल्स यहां से निकल के आए होंगे उनको परमिएबल कर दीजिए। परमिएबल करने के बाद क्या होगा, प्रोब एंटर कर जाएगा उसके अंदर, प्रोब एंटर कर जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगी और फिर फ्लोरोसेंसली लेबल दिखने लगेगा। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, हालांकि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बता चुका हूं। तो इसकी मदद से आप देख पा रहे हैं कितना वाइड एप्लीकेशन है, आप किसी पैथोजन तक को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर। ये हुआ एप्लीकेशंस। लास्ट स्लाइड है ये बेसिकली फिश की। तो क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन फ्रैगमेंट और जीन म्यूटेशन। तो अगर किसी जीन के अंदर कोई म्यूटेशन है या जीन कोई कौन से क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कहां पे जीन लोकेटेड है, किस क्रोमोसोम पे पता लगा सकते हैं। दूसरा, यूज्ड इन कैरियोटाइपिंग। आपको पता ही है कि कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, साइज के हिसाब से हम क्रोमोसोम्स को अरेंज कर सकते हैं, ये भी हो गया। और जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग का मतलब कब क्या हुआ कि कौन सा जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर कहां पे मौजूद है, इसको जीनोम मैपिंग बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आर द एप्लीकेशंस। और एक और एप्लीकेशन आपने अभी भी देखा कि बैक्टीरियल पैथोजन को भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि यस दिस बैक्टीरियल पैथोजन इज प्रेजेंट इनसाइड आवर सिस्टम और नॉट। तो ये होगी सारी की सारी डिटेल्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फिश के बारे में। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। मुझे बताइएगा कि ये जो नया तरीका हम लोगों ने ऐड किया है पढ़ाने का, जिसमें हम नए एनिमेशंस, नए मीम्स के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।